दोस्तों, बात है 1981 की, 1981। अरब देशों में 6 अरब देशों ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया। उसमें शामिल कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं, इनके पास तेल है, बहुत ज्यादा अमीर देश हैं। इन लोगों ने 1981 में बोला कि नहीं, हमें एक ना ग्रुप बनाना पड़ेगा। और ये ग्रुप 1981 में क्यों बना? दोस्तों, कई कारण थे इस ग्रुप के बनने के, लेकिन एक मुख्य कारण यह था कि 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और इनको एक बात तो पता लग गई, वन थिंग दे वर एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट, कि ईरान से हमें खतरा है। कैसे खतरा है, क्यों खतरा है, यह उस वक्त इनको क्लियर नहीं था, लेकिन इनको यह बात पता थी कि बाद में चल के ईरान से खतरा होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे आ रहे थे ईरान से। ईरान ने जैसे अपने अंदर रेवोल्यूशन करवाई थी या इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुई थी, शायद ये लोग चाहते थे कि और देशों में भी ऐसी रेवोल्यूशन हो, कि शेखों को हटा दिया जाए और बड़े बड़े जो अमीर हैं इनको हटा दिया जाए और एक रेवोल्यूशन हो यहां पे। अब ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन फिर ये जीसीसी बनी। अब दोस्तों, ये जो 6 देश हैं जीसीसी के, चलिए मैं एक बार फिर से इनका नाम लेता हूं। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई। यही तो 6 देश थे। ये वही देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया, जो इस बार 28 फरवरी को हमला हुआ था, जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया था। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर जो हमला किया वो अलग बात है, लेकिन इन 6 देशों पर भी उसने हमला किया और ये वही देश हैं जीसीसी कंट्री जिसके ऊपर किया। अब लोग ऐसा बताते हैं, या मीडिया में ऐसी खबर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, कि यूएई ने सबको बोला कि यार देखो, हम जीसीसी कंट्रीज हैं, हमारे ऊपर हमला है, लिहाजा हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ अपनी दिफा करनी पड़ेगी, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लिहाजा हमें हमले की जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, यानी कि ईरान के ऊपर हमला। अब बाकी लोग माने नहीं, और इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है और जियोपॉलिटिक्स भी है, और यहां पे यूएई थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया। यूएई ने फिर भी हमला कर दिया, आधे मन से सऊदी अरब ने भी कर दिया, लेकिन बाकी देश चुप बैठे। कारण यह है कि बाकी देश इसलिए चुप बैठे, उन्होंने बोला कि यार अगर हम हमला करेंगे, हमारी फौजें इतनी तगड़ी हैं नहीं, बाय द वे, हमारी जो फौजें हैं वो इतनी जबरदस्त, इतनी मजबूत तो है नहीं, और अगर हमें करना भी पड़ा हमला ईरान के ऊपर, ईरान ने वापस, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए ज्यादा नहीं है। बात यह होती है ना कि आप डरते किससे? अगर कोई पहलवान सामने है और अगर आपकी इज्जत पे बनाई, आप फिर भी पहलवान से लड़ जाएंगे। आपको पता है हाथ पैर तोड़ देगा, लेकिन इज्जत पे बनाई, आप पहलवान से लड़ जाएंगे। लेकिन जो सड़क पे चलता आदमी है दोस्तों, लंबे बाल हैं, फटे कपड़े हैं, मुंह से थूक निकल रहा है और हाथ में ईंट लेके घूम रहा है, उससे कोई पंगा नहीं लेता। Nobody wants to mess with that mad guy। और इनको यही बात लगी कि अगर हम ईरान से पंगा लेते हैं या वापस अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या वापस ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो जो ईरान करेगा हमारे साथ, हम उस चीज को झेल नहीं पाएंगे। लिहाजा एक काम करो, थोड़ा बहुत ईरान मार रहा है, चुप रहो, बीच में अमेरिका तो आ ही गया, इजराइल तो आ ही गया, किसी तरीके से हम लोग बच जाएंगे। अब दोस्तों, जीसीसी इसलिए तो क्रिएट हुई नहीं थी कि किसी तरीके से हम बच जाएंगे। जीसीसी वॉज ऑलवेज सपोज टू डिफेंड इटसेल्फ, विच इट फेल्ड टू डू। अब यहां पे हो क्या रहा है दोस्तों? यहां पे ये हो रहा है कि दोबारा यूएई ने कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन आपस में इनकी पॉलिटिक्स इतनी गंदी है। अब आप देख लीजिए, यमन में इतने सालों से यूएई और सऊदी अरब लड़ रहे हैं। यमन में कोई किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, और इसी चीज से परेशान होकर ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई ने बाय बाय कर दिया। यूएई ने बोला कि यार सिर्फ बलिदान हम ही दें, हमारी कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। यूएई कहता है कि ये हमारी कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, यानी कि 50 लाख बैरल एक दिन में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम कितना कर रहे हैं? 2.8, 2.9, यानी कि 3 से कम। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओपेक में यह डिसाइड हुआ था कि साहब लिमिटेड प्रोडक्शन होगा तो प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी। अगर सब लोग अपनी मनमर्जी का प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में तेल फेंकेंगे तो मार्केट में तेल का दाम घटेगा। अब बीच में जाते हैं प्रधानमंत्री भारत के वहां पे और मिलते हैं, राइट? ये कल की बात है। कल भारत के प्रधानमंत्री गए और मिले मोहम्मद बिन जायद से, और मोहम्मद बिन जायद से मिलने के बाद काफी डील साइन हुई रिगार्डिंग
ऑयल, रिगार्डिंग गैस, एटसेट्रा एटसेट्रा। यह भी बात चल रही है कि एक पाइपलाइन होगी जो सऊदी अरब से यूएई से जाएगी ओमान के थ्रू और सीधा का सीधा गुजरात में जाके वो टर्मिनेट होगी। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा जीसीसी का मामला है ना, इसका सलूशन क्या है। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि ईरान के लत लग गई है और ईरान को एक बात पता लग गई है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन ना भी हो उसके पास न्यूक्लियर वेपन, अगर उसके पास वो कैपेसिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की, तो ये किसी न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं, उससे 10 गुना ज्यादा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना बड़ा हथियार है, इतना ज्यादा बड़ा हथियार है कि ईरान जब मन चाहे इसको बंद कर सकता है और इसके ज्यादा कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है भी तो ईरान ने उसका करना क्या है? आप एक बात बताइए, जिस भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है उसने कर क्या लिया उसका? ये तो एक अल्टीमेट डेटरेंस होता है कि साहब न्यूक्लियर वेपन है, कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे। यही तो बात होती है और क्या है? इट्स बेसिकली अ डेटरेंस, एक साइकोलॉजिकल थ्रेट होता है न्यूक्लियर वेपन्स का। लेकिन न्यूक्लियर वेपन अगर भगवान ना करे अगर किसी ने यूज कर लिए तो उसके रिपरकशंस ऐसे होंगे कि यूज करने वाला फिर गायब हो जाएगा। वो पूरे देश के ऊपर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, इतने ज्यादा सैंक्शंस, इतनी ज्यादा ब्लैक लिस्टिंग और उसके अंदर फौजी घुस जाएंगे और फिर वो देश खत्म है। दैट कंट्री विल नॉट सर्वाइव। इसलिए लोग जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि क्या वो ईरान में न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, इसमें देखिए आप अपने स्क्रीन पे, यहां पे मीडिया ने कवर करा है। तो जो वहां पे जनरल्स थे बड़े बड़े अमेरिका के, उन लोगों ने बोला साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप सोच कैसे सकते हैं? तो ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, वी कांट डू दिस, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा तगड़ी चीज लग गई है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें इंटरनेशनल वाटर है, ओमानी वाटर है, क्या नहीं। अब जब आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएंगे या आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा तो उसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे। जाहिर सी बात है, अरबों डॉलर खर्च होंगे उसमें। देयर विल बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट विल बी स्पेंट। फिर दुनिया भर के सैंक्शंस आपके ऊपर, फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद दुनिया फिर आपके ऊपर सैंक्शन लगाएगी, फिर तो बहुत दिक्कत है। क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करेगा? 100% करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हाथ में एक और हथियार लग गया। और जब डोनाल्ड ट्रंप गए चाइना बात करने के लिए शी जिनपिंग से, तो शी जिनपिंग ने बोला हाँ खुलना तो चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन क्या चाइना ने कोई कमिटमेंट दी? कोई कमिटमेंट नहीं दी चाइना ने बोला कि हाँ हम आपसे अग्री करते हैं यार, आप कहते हैं खुलना चाहिए, हम भी कहते हैं खुलना चाहिए। इससे ज्यादा क्या चाइना ने यह बोला कि नहीं चलिए रुकिए, हम एक काम करते हैं, हम ईरानियों से बात करेंगे और बोलेंगे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, इसको बंद करना गलत है। नॉट वंस डिड द चाइनीज मेक दैट कमिटमेंट। और इसीलिए बार बार यूएई कह रहा है कि अमेरिकन बेसेस लगभग मिडिल ईस्ट में तबाह हो चुके हैं, लिटरली तबाह हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस। अब क्योंकि अमेरिकन बेसेस पूरी तरीके से तबाह हो गए, वहां पे बहुत अरबों डॉलर का वहां पे नुकसान हुआ है, तो जितने भी देश हैं वहां पे, और यही जीसीसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये सऊदी अरब और कुवैत और ओमान और कतर और यूएई और ये सब, इन्हीं के अंदर तो है बेसिस, बड़े बड़े अमेरिकन बेसिस, मैसिव अमेरिकन बेसिस, खासतौर से कतर के अंदर। सऊदी के अंदर भी मल्टीपल बेसिस है सऊदी के अंदर। तो अगर अमेरिकन जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज की रक्षा नहीं कर पाए तो क्या दोबारा वो कुछ कर पाएंगे अगर ईरान दोबारा अटैक करता है तो? यानी कि एक ना एक सेंसिंग है जीसीसी कंट्रीज में कि यार देखो, फ्यूचर में हमें अपना प्रोटेक्शन खुद करना है, लिहाजा हमें पैसे खर्च करने हैं, हमें अपनी फौजों को तगड़ा बनाना है। और ऐसा नहीं हम कर सकते कि साहब 100% की आप किसी बाहरी शक्ति पे आप डिपेंडेंट हो कि अमेरिका बहादुर आएगा। अमेरिका बहादुर आ भी गया, वहां पे बेस भी बना लिया, क्या कर लिया? रास लफान में हमारी 4 मिसाइल पूरा उड़ा दिया, $100 अरब का नुकसान कर दिया। रास लफान इज इन कतर, और कतर में सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट का, अल उदैद, अमेरिकन का बेस है अल उदैद। क्या कर लिया अमेरिकन ने? बचा पाए रास लफान को? नहीं बचा पाए, आगे भी नहीं बचा पाएंगे। अमेरिकन बेसिस जो है सऊदी अरब में, क्या वो एरामको की रिफाइनरीज को और उनकी पाइपलाइंस को बचा पाए? नहीं बचा पाए। जो अमेरिकन बेसिस हैं यूएई में, क्या अल फुजैरिया को बचा पाए? नहीं बचा पाए। तो भाई वो आगे भी नहीं बचा पाएंगे।
लिहाजा आपको इकट्ठा होकर अपनी दिफा के बारे में खुद सोचना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डिफेंस, योर सेफ्टी एंड योर सिक्योरिटी। यही बात यूएई समझाने की उनको कोशिश कर रहा है और उसको ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग क्या, एवरीबडी इज वेरी अफ्रेड ना यार, ईरान को आपने कुछ कर दिया, ईरान आपको मारे 4 थप्पड़, ईरान ने आपको 4 थप्पड़ जड़ दिए, आपने बोला कि नहीं अगर मैंने ईरान को हल्के से धक्का भी दे दिया वो और गुस्सा हो जाएगा, 25 थप्पड़ और मार देगा, अभी तो खैर 4 पे रुक गया। ये साइकोलॉजी चल रही है जीसीसी कंट्रीज की कि किसी तरीके से ईरान को अपसेट मत करो। लेकिन ईरान अपसेट होगा, ईरान फ्यूचर में अपसेट होगा, क्योंकि आपने ईरान की जबान पे एक ऐसी अफीम चटा दी है ईरान को, भाई उसका नशा इतना तगड़ा है कि ईरान उसका इस्तेमाल बार बार करेगा। जैसे जो अफीम खाने की जिसकी आदत होती है, जिसकी मीठा खाने की आदत होती है, शुगर की आदत होती है, जिसका गुड़ खाने की आदत होती है, बार बार उसका मन चाहता है कि मैं गुड़ खाऊं, मैं शुगर खाऊं। एक आपका एडिक्शन हो जाता है शुगर से, वो शुगर, वो अफीम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है।